नेक्स्ट हमारे पास है हियाटल हर्निया। हियाटस कहते हैं डिफेक्ट को। तो जो डायफ्राम के हियाटस होते हैं ना, जिस तरह के इसोफिजियल हियाटस होता है जिसमें से इसोफिगस अंदर जा रही होती है एब्डोमेन के, उसे इसोफिजियल हियाटस कहते हैं। ठीक है, अब हमने इसके ना हर्निया पढ़ना है। हर्निया तो सिंपल सी अब हर्निया के पहले रीजन क्या है, पैथोफिजियोलॉजी क्या है, वो ये है कि जो फेनिको इसोफिजियल मेम्ब्रेन है ना, वो डिफेक्ट हो जाती है, मतलब वीक हो जाती है। मैंने आपको बताया था कि एक फेनो इसोफिजियल लिगामेंट होता है, एक मेम्ब्रेन होती है जो कि होल्ड करके रखती है मेम्ब्रेन के डायफ्राम के साथ इसोफिगस को, ऐसे ही है। तो इसका अगर डिफेक्ट आ जाएगा तो हर्निया होने के चांस है। अब टाइप्स क्या है हर्निया की, देखो भाई 4 टाइप्स हैं। टाइप 1 क्या है, ये देखो ये है नॉर्मल अपने पास इसोफिगस, ये लोअर इसोफिजियल स्फिंक्टर जो है वो कि डायफ्राम के लेवल पे है, हियाटस के लेवल पे है। दूसरा है स्लाइडिंग हर्निया। स्लाइडिंग में ये है कि जो फर्स्ट टाइप है इसकी, उसमें क्या है कि स्लाइड कर जाता है, जो लोअर इसोफिजियल स्फिंक्टर है ना वो ऊपर चला जाता है, और जो डायफ्रामेटिक हियाटस है वो नीचे रह जाता है। और इसमें मैंने आपको बताया था कि इसमें गर्ड के सिम्टम्स एसोसिएशन होती है इसके साथ, और ये सबसे कॉमन है। 95% जो है ना हमारे पास पेशेंट को यही होता है। अच्छा, अब टाइप 2 है, उसमें ये होता है, उसको कहते हैं पैरा इसोफिजियल हियाटस hernia, मतलब पैरा इसोफिजियस। इसोफिगस को कोई मसला नहीं है, जिस तरह मतलब ठीक है ना। पैरा इसोफिगस, इसोफिगस के अलावा पैरा इसोफिगस में ये है कि इसोफिगस अपनी जगह पे खड़ी है, जो स्टमक है ना उसका फंडस खास तौर पे वो हर्निएट करके आ गया है इसोफिगस के साथ साथ, पैरा इसोफिगस, ठीक है, इसोफिजियली आ गया है। तो इसमें क्या होगा, इसमें देखो जो अपना स्फिंक्टर है वो तो अपने लेवल पे है, इसलिए इसमें गर्ड के सिम्टम्स तो नहीं होंगे, ऐसे ही है। लेकिन इसके ना और बड़े मसले हैं, 4-5 मसले हैं, और वो हम डिस्कस करते हैं। उससे पहले ना बाकी टाइप्स कवर कर लें। टाइप 3 क्या है, उसमें मिक्स्ड हर्निया है कि कुछ स्लाइडिंग भी है और पैराइसोफिजियल भी है। टाइप 4 क्या है कि अगर स्टमक के साथ कोई और जिस तरह के स्प्लीन, कोलोन या कोई और चीजें भी आ रही है ना इनटू द थोरेक्स, तब उसे कहेंगे टाइप 4। सही हो गया। तो ये अपने पास आगे जैसे इसमें ना एक डेफिनेशन है कि हाइटिस हर्निया क्या होता है कि जिसमें पार्ट ऑफ स्टमक thoracic कैविटी में जा रहा है। इजी। टाइप नॉर्मल टाइप 1 में क्या है, सिर्फ स्लाइडिंग हो रही है। टाइप 2 में इसोफेगस का स्फिंक्टर अपनी जगह पे है लेकिन फंडस जा रहा है। 4 3 में मिक्स्ड है, 4 में कुछ और कंटेंट स्टमक के अलावा कुछ और इस स्प्लीन, कोलोन वगैरह वो भी जा रहे हैं। क्लिनिकल फीचर्स मैंने आपको बता दिया कि जो टाइप 1 है उसकी एसोसिएशन है गर्ड के साथ। जो टाइप 2, 3, 4 है, इसमें क्या फीचर्स होंगे, इसमें एक तो होगा डिस्फेजिया, दूसरा होगा पोस्ट प्रेंडियल फुलनेस। अब वो क्यों होगी भाई, देखो अब आपने ना ये वाला पेशेंट है, इसमें आपने स्टमक का साइज कर दिया छोटा, क्योंकि वो कुछ स्टमक स्टमक के साथ चला गया थोरेक्स में। अब एज ए रिजल्ट पोस्ट प्रेंडियल फुलनेस होगी कि थोड़ा खाना खाने के बावजूद ऐसा लगेगा कि पेट बहुत भर गया, ठीक है, बहुत ज़्यादा मतलब फुल हो गया है। इसे कहते हैं पोस्ट प्रेंडियल फुलनेस। दूसरा होगा डिस्फेजिया। डिस्फेजिया क्यों होगा, डिस्फेजिया क्या होता है, डिफिकल्टी इन स्वेलिंग। तो इनको इसोफिजियल डिस्फेजिया होगा, उसमें ये होगा कि जो ये पार्ट निकला हुआ है थोरेक्स में वो कंप्रेशन काज करेगा इसोफिगस के ऊपर। एज अ रिजल्ट निकलना मुश्किल हो जाएगा, खुराक को फंस जाएगी, ऐसा लगेगा जैसे फंस गई है खुराक की नाली में। अच्छा, तीसरा क्या होगा कि लंग्स के सिम्टम्स आ सकते हैं, क्योंकि लंग्स की कंप्रेशन भी हो सकती है। उसके अलावा अल्सरेशन हो सकती है, वो पार्ट जो प्रोट्रूड कर है ना, अब जो पार्ट प्रोट्रूड करके इधर गया हुआ है, यहाँ कंप्रेशन आई हुई है आपके सामने। एज ए रिजल्ट यहाँ की जो वेस्कुलर सप्लाई है वो हाल्ट हो सकती है और उसमें अल्सर बन सकते हैं, और वो परफोरेट भी कर सकते हैं। वोल्वुलस भी बन सकते हैं। वोल्वुलस हो सकता है, वोल्वुलस मतलब वो घूम जाएगा अपनी मतलब उस पॉइंट पे, और वहाँ इस्कीमिक इन्फेक्शन हो सकती है, वहाँ में भी सेप्सिस हो सकती है। तो ये बात समझाई। इन्वेस्टिगेशन में आप बेसिकली पहले एक्सरे करवा सकते हो। एक्सरे में आपको क्या मिलेगा, एयर फ्लूइड लेवल मिलेगा। एयर फ्लूइड लेवल नॉर्मली आपको थोरेक्स में नहीं मिलता, ये आपको मिलता है स्टमक के अंदर। जो स्टमक होता है ना उसके नीचे पड़ा होता है अपने पास फूड, वाटर, और ऊपर एयर पड़ी होती है, तो एयर फ्लूइड लेवल मिलता है आपको। लेकिन अगर यही स्टमक आपको प्रोट्रूड कर जाएगा थोरेक्स के अंदर, तो आपको थोरेक्स के अंदर भी, मेडियास्टिनम के अंदर भी आपको एयर फ्लूइड लेवल नजर आना शुरू हो जाएगा। अच्छा, फिर अपने पास है बेरियम स्वेलो। बेरियम स्वेलो जो है ना, ये इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस है कि उसमें आप उसे स्वेलो करवाते हो और उसके बाद एक्सरे करते हो। बेरियम स्वेलो करवाने के बाद एज ए रिजल्ट फिर आपको थोरेक्स के अंदर वो क्लियर हो जाता है कि जो बेरियम है वो किस तरह घूम के थोरेक्स के अंदर आ रहा है। तो हर का आपको कंफर्म हो जाता है, ये आपने पढ़ लेना है। फिर एंडोस्कोपी। एंडोस्कोपी भी कर सकते हैं, लेकिन एंडोस्कोपी में यहाँ ये लिखा हुआ है इसमें कि उसमें ना नजर नहीं आता। एंडोस्कोपी में कैमरा होता है ना, आप कैमरा डाल के देखते हो तो कैमरा तो आगे की तरफ देख रहे हैं, तो उससे फिर आपको नजर नहीं आता कि यार आपको बस
मतलब मुश्किल होता है थोड़ा-सा डायग्नोज़ करना। तो उसके लिए रेट्रोविज़न स्कोप होती है कि एक कैमरा आगे को देख रहा होता है और एक पीछे को देख रहा होता है। तो उसकी मदद से आपको जब देखते हो ना, तो उससे आपको फ़ायदा नज़र आता है कि आप देखते हो कि पीछे को हर्निएशन हो रही है इनटू द थोरैक्स। ट्रीटमेंट क्या है? या जो टाइप 1 है ना, उसकी कोई ट्रीटमेंट नहीं है, उसकी सिर्फ़ सिंपली अपने गर्ड की गाइडलाइंस के मुताबिक मैनेजमेंट करनी है। जो टाइप 2, 3, 4 है, उसकी मैंने आपको बताया कि मल्टीपल कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं ना, उसमें इस्कीमिया हो सकता है, वल्वुलस हो सकते हैं। तो ऐसे में आपको ऑपरेशन करना ज़रूरी है, ऑपरेटिव रिपेयर करना ही पड़ता है। सही है? अच्छा, फिर अपने पास आ गया इसोफेजियल डाइवर्टिकुला। यार इसोफेजियल डाइवर्टिकुला को ना हम थोड़ा-सा आगे देख लेते हैं कि आपके पास आपको पता है इसोफेगस की मतलब जीआईटी की लेयर्स होती है ना, म्यूकोज़ा, सबम्यूकोज़ा, मस्कुलरिस और साथ में सिरोज़ा या एड्वेंटिशिया। तो लेट्स सपोज़ कि हमारे पास ये अपने पास आ गई म्यूकोज़ा और सबम्यूकोज़ा, लेट्स सपोज़। और ये अपने पास आ गई मस्कुलरिस लेयर आ गई और एट द एंड होती है अ, एड्वेंटिशिया या सिरोज़ा। तो ये ऐसे ही होता है। चलिए हम भी ट्राई कर लेते हैं। अब यार आपको ना मैं डाइवर्टिकुलर पढ़ाने लगा हूँ। डाइवर्टिकुलर कहते हैं आउट पाउच को, ठीक है? कोई मतलब इस तरह कोई आउट पाउच बन जाएगा, तो उसको डाइवर्टिकुलर कहते हैं। हमने दो तरह के डाइवर्टिकुलर होते हैं, एक होते हैं पुलियन डाइवर्टिकुलर, और दूसरे होते हैं ट्रैक्शन ट्रैक्शन डाइवर्टिकुलर। अब ये होते क्या है? पुलियन डाइवर्टिकुलर क्या होते हैं, ट्रैक्शन डाइवर्टिकुलर क्या होते हैं? पुलियन डाइवर्टिकुलर ये होते हैं कि आप आगे ना कोई लेट्स सपोज किसी भी इसोफेगस के आगे कहीं ऑब्स्ट्रक्शन आ गई, हाई प्रेशर एरिया आ गया, ऑब्स्ट्रक्शन आई, एज रिजल्ट पीछे जो भी कंटेंट था उसमें प्रेशर ज़्यादा डेवलप हुआ। ज़्यादा प्रेशर डेवलप होने की वजह से म्यूकोज़ा और सब म्यूकोज़ा जो थी वो हर्निएट कर गई उसके अंदर से, मस्कुलरिस के अंदर से। सही है? कि लेट्स सपोज यहाँ हाई प्रेशर एरिया डेवलप हुआ और उसके नतीजे में यहाँ इतना ज़्यादा प्रेशर डेवलप हुआ कि म्यूकोज़ा और सब म्यूकोज़ा किसी वीक पॉइंट में से हर्निएट कर गई। लेकिन ये बात याद रखनी है, सिर्फ म्यूकोज़ा और सब म्यूकोज़ा। तो ये जब सारी इसे कहेंगे फाल्स डाइवर्टिकुला, फाल्स डाइवर्टिकुला, क्योंकि सिर्फ म्यूकोज़ा सब म्यूकोज़ा की है, सारी वाल्स नहीं हर्निएट की। अगर सारी वाल्स हर्निएट किए करें, जिस तरह हर्निया होता है ना फाल्स और ट्रू, तो इसी तरह अगर सारी वाल्स हर्निएट करें ना, तो उसमें उसे कहेंगे ट्रू डाइवर्टिकुला। अगर सिर्फ म्यूकोज़ा सब म्यूकोज़ा करें तो कहेंगे फाल्स डाइवर्टिकुला। और मतलब इसका मतलब है जो पुलियन डाइवर्टिकुला होते हैं ना, वो होते हैं फाल्स डाइवर्टिकुला। एक बात। अच्छा, दूसरी बात, देखो भाई, जब ये म्यूकोज़ा सब म्यूकोज़ा हर्निएट करते हैं ना, तो ये बहुत ज़्यादा ही हर्निएट कर जाते हैं और एक अच्छी खासी थैली सी बन जाती है साइड पे। और इस थैली में फूड वगैरह या फिर जो भी चीज़ें होती हैं वो इकट्ठा हो सकते हैं। और एज़ अ रिज़ल्ट वो बाद में कई तरह के सिम्पटम्स प्रोड्यूस कर सकते हैं और इसीलिए इन केसेज़ में ऑपरेशन करना ज़रूरी है। तो अभी तक मैंने क्या बताया आपको कि जो पुलियन डाइवर्टिकुला है उसमें रीज़न ये होगी कि इधर आगे प्रेशर डेवलप होगा, आगे कंस्ट्रिक्शन डेवलप होगी, एज एज पीछे प्रेशर डेवलप होगा, उस प्रेशर की वजह से म्यूकोज़ा सब म्यूकोज़ा हर्निएट कर जाएंगे थ्रू द मस्कुलरिस। और ये फास्ट डाइवर्टिकुला है और इनमें ऑपरेशन करना जरूरी है। सही है? तो ये पुलियन डाइवर्टिकुला हमने दो पढ़ने हैं अपनी बुक में, एक है ज़ेंकर डाइवर्टिकुला, ठीक है, ज़ेंकर डाइवर्टिकुला, और दूसरा हमने पढ़ना है एपी एपिफरेनिक डाइवर्टिकुला। इनकी ना दोनों में बाकी जो बातें डिस्कस की हैं वो दोनों में सेम है। तो मतलब मोस्टली तो आपने प्रिपेयर कर लिया, 50% दोनों का डिस्कस कर लिया, बाकी थोड़ी सी डिटेल्स हम बुक से देख लेते हैं। लेकिन उससे पहले हम लोग ट्रैक्शनल डाइवर्टिकुलर डिस्कस करें। ट्रैक्शनल डाइवर्टिकुलर ये होता है कि लेट्स सपोज ये फिगस है और ये एक बंदे की चेस्ट है और यहाँ ना चेस्ट में कोई बीमारी चल रही है। एक हम कहते हैं कि इस बंदे को टीबी चल रही है। टीबी में आपको पता है कि उधर इन्फ्लेमेशन होती है, फाइब्रोसिस होती है, हाइलर लिम्फेडेनोपैथी होती है, वो सारे मसले होते हैं। एज ए रिजल्ट जो यहाँ इन्फ्लेमेशन फाइब्रोसिस होती है ना, वो समटाइम्स इसोफिगस को भी इन्वॉल्व कर लेती है और उसके नतीजे में क्या होता है कि इसोफिगस की पे ट्रैक्शन पड़ती है। ट्रैक्शन मतलब खिंचाव पड़ता है। सही है? और उसके नतीजे में ऐसे डाइवर्टिकुला बन जाते हैं, ऐसे ना थोड़ा सा डाइवर्टिकुला बन जाता है इन इन द इसोफिगस। और ये ट्रू डाइवर्टिकुला है। क्यों ट्रैक्शनल डाइवर्टिकुलर ट्रू डाइवर्टिकुलर? क्यों? क्योंकि सारी आवाज इन्वॉल्व हो रही है। आप खुद ही सोचो, एक चीज को आप खींच ही बाहर से रहे हो ना, जब बाहर से खींचोगे तो सारी आवाज ही आएंगी। अब ऐसे तो नहीं कि सिर्फ अंदर से मुकोसा सब मुकोसा निकल के बाहर आ जाए। जब ट्रैक्शन या बाहर से लगा रहे हो
तो इसलिए ये ट्रू डायवर्टिकुलर है, लेकिन ये स्मॉल होते हैं। अब देखो जब पूरी वॉल को इन्वॉल्व कर रहे हो तो कितना ही खींच लोगे, कितना डायवर्टिकुलर बना लोगे, जब मस्कुलर्स भी अंदर ही पड़ी है ना? तो एज ए रिजल्ट स्मॉल सी बस ऐसे छोटे छोटे डायवर्टिकुला बनते हैं अगर बने तो, और इनमें कोई फूड वगैरह का फंसना ऐसे कोई मसले नहीं होते, और एज ए रिजल्ट मोस्टली ये होते भी एसिम्प्टोमेटिक है, और आपने इनका कुछ करना भी नहीं होता। ऑपरेशन के हवाले से बात कर रहा हूँ, सही है। तो ये दो आ गए। तो इसमें जो हमने पढ़ना है ना वो हमारे पास है मिड इसोफेजियल डायवर्टिकुला। मिड इसोफेजियल किसका है? आप खुद ही सोचो ना कि जो टीबी वगैरह है या हिस्टोप्लाज्मोसिस या कोई भी सार्कोइडोसिस या कोई भी इन्फ्लेमेटरी डिजीज है जो कि फाइब्रोसिस काज करवाती है चेस्ट में, मेडियास्टिनम में, तो वो ही वो करवा सकती है। और वो कहाँ करवाएगी? वो मिड में ही करवाएगी ना, इसोफेगस में, क्योंकि लंग्स भी मिड में ही पड़े हैं। तो वो मिड इसोफेजियल डायवर्टिकुला करवाएंगी, तो वो ट्रू या ट्रैक्शनल डायवर्टिकुला होगा। तो बहुत सिंपल सी बात है, बुक से डिस्कस कर लेते हैं। या इसोफेजियल डायवर्टिकुला में दो पुलियन ट्रैक्शनल होते हैं। पुलियन में क्या होता है कि इंफ्राल्यूमिनल प्रेशर ज्यादा हो जाता है, और मतलब कोई पहले डिस्टल ऑब्स्ट्रक्शन होगी, एज ए रिजल्ट पीछे प्रेशर ज्यादा होगा, और उसकी वजह से जो म्यूकोजा है, सब म्यूकोजा है, वो किसी वीक पॉइंट से हर्निएट कर जाती हैं। जबकि जो ट्रैक्शनल होता है, ट्रैक्शनल का मैंने आपको बताया कि उसमें कोई पैरा इसोफेजियल ग्रैनुलोमेटस इन्फ्लेमेशन चल रही होती है, और उसके नतीजे में वहाँ फाइब्रोसिस होती है, और एक पुल आती है इसोफेजियल वाल पे जो कि डायवर्टिकुला बना देती है। लेकिन ये बाकी बातें जो एक्स्ट्रा बताई वो अपने याद रखनी है। अब अपने पास आ गया ज़ैंकर डायवर्टिकुला। या ज़ैंकर डायवर्टिकुला ना बड़ी ओल्ड एज में होता है, लाइक सपोज 60 की के बाद होता है, और इसमें ये होता है कि जो क्रिकोफ्रेंजियस मसल है ना, हमने पढ़ा था जो सबसे ऊपर वाला स्फिंक्टर है इसोफिगस का, वो क्रिकोफ्रेंजियस मसल है ना? एक तरफ क्रिकोइड कार्टिलेज है, एक तरफ फेरेंक्स है हमारी, तो यहाँ एक मसल है जिसका नाम है क्रिकोफ्रेंजियस, और वो इसोफिगस का अपर स्फिंक्टर है, ऐसे ही है। अब ये क्रिकोफ्रेंजियस मसल की अगर इसमें सम किसी वजह से इसमें ज्यादा टोन हो, ज्यादा स्फिंक्टर है ना, ज्यादा टोन हो, एज रिजल्ट क्या होगा कि यहाँ जो भी हम लोग खाए पिएंगे, जब भी डेली बेसिस पे वो बंदा खाएगा, तो यहाँ जोर लगाना पड़ेगा उसे निगलने के लिए ना, उसे डिस्फेजिया होगा, जोर लगा के वो निकलेगा ऐसे है। तो एज रिजल्ट क्या होगा कि वो एक प्रेशर रहेगा कांस्टेंट इधर, उस प्रेशर से सम कभी ऐसा हो सकता है कि म्यूकोजा आहिस्ता आहिस्ता हर्निएट करना शुरू कर दे, इस तरह करके, जो सब म्यूकोजा इस मसल्स के लेयर से, और बाद में वो हर्निएट कर जाए। इसे कहेंगे ज़ैंकर डायवर्टिकुलम। अब इसके नुकसानात क्या होंगे? देखो भाईजान, एक सबसे पहला तो आ गया कि इसमें फूड इकट्ठी होगी, ऐसे ही है। अब जो फूड इकट्ठी होगी उसकी रोटनिंग होगी, वो ना डाइजेस्ट हो रही है, वो तो ऐसे ही पड़ी है, उसको बैक्टीरिया डाइजेस्ट करेंगे। उस रोटनिंग फूड की वजह से स्मेल आएगी, हैलिथोसिस जिसे कहते हैं, कि उसमें ना बड़ी गंदी स्मेल आएगी जो सांस में। दूसरा ये कि जो ये स्वेलिंग डेवलप हो गई है, ये गले के पीछे ना सिर्फ महसूस होगी। आप सोचो, मतलब अगर आप यहाँ से उंगली डालो, आप हलक को छू सकते हो, ऐसे ही है। तो आपको यहाँ ना स्वेलिंग महसूस होगी आपकी मस्कुलर लेयर के पीछे। तो वो स्वेलिंग ऐसे लगेगा जैसे मसल से कोई गले में चीज फंसी हुई है, एक ये वाली फीलिंग होगी। उसके अलावा क्या हो सकता है कि जब ये स्वेलिंग है, ये कंप्रेशन काज करेगी इसोफिगस पे, है ना? तो अब जब आप कुछ खाओ पियोगे ना, तो डिस्फेजिया होगा, मजीद जोर लगाना पड़ेगा उस नैरोइंग की वजह से। और फीचर्स क्या है अपने पास? कह रहे हैं एसिम्प्टोमेटिक भी हो सकते हैं, और डिस्फेजिया की सिम्टम्स आ सकते हैं, सेंस ऑफ लंप की फीलिंग आ सकती है, रिगर्जिटेशन हो सकती है, मतलब वो जो चीज़ फँसी हुई है समटाइम्स वो अनडाइजेस्टेड फूड, रोटन फूड ऐसे बाहर भी निकल सकती है, और अगर वो हलक में भी लग सकती है, कफिंग भी हो सकती है, बैड स्मेल भी हो सकती है, सही है। इन्फेक्शन का चांस ज़्यादा होता है ऐसे पेशेंट्स में, क्योंकि वो जो पड़ी हुई है वो एक नीडस है उसके लिए, बैक्टीरिया के लिए, बैक्टीरियल ग्रोथ के लिए ना एक पॉइंट है। वो बैक्टीरिया वहाँ पड़े हैं, और वो इजीली फ्रेजाइटिस, लेरिंजाइटिस इजीली करवा सकते हैं, है भी ओल्ड एज। तो ये सारे फीचर्स आ सकते हैं। उसके अलावा कहते हैं गर्गलिंग में चीज़ आती है जब आप स्वेलो करते हो, क्योंकि देखो जिस तरह पेट में नहीं होती, गुड़गुड़ होती है पेट में, है ना? इसी तरह यहाँ भी ये जो फूड और जो गैस पड़ी होगी, तो जब यहाँ से खुराक गुजरेगी तो वो एक तरह से उसकी मिक्स सा ही लेगी थोड़ी सी गैस, तो उसकी वजह से वहाँ गुड़गुड़ सी होगी, उसके कहते हैं गर्गलिंग साउंड। इसके लिए क्लिनिकल भी होता है कि आप ना एक मतलब एक कह लो एग्जामिनेशन होता है कि आप ना हाथ रखते हो नेक के ऊपर, पहले पेट करते हो या फिर आप कंप्रेशन अप्लाई करते हो, तो उसकी वजह से ना आपको ऐसे फील होता है जिस तरह गर्गलिंग सी फील होती है हाथ के नीचे। ये भी एक क्लासिकल साइन है, जैसे स्प्लैश सा फील होता है आपको, सही है। अच्छा, अब इसमें अपने सर्वाइकल वेब्स भी हो सकते हैं। वेब्स क्या होते हैं? वैसे प्लमर विल्सन सिंड्रोम का अगर आपको आइडिया है, तो म्यूकोजल वेब्स होते हैं, सिंपली बस म्यूकोजा की लेयर होती है कि अगर आप एंडोस्कोपी करो ना, तो आपको कैसे एक झिल्ली सी नजर आ रही होती है, ठीक है? तो उसे सर्वाइकल वेब्स कहते हैं, उसकी एसोसिएशन भी पाई गई है। अब अपने पास आ गया डायग्नोसिस।
अच्छा देखिए, ये भी तो हो सकता है जो सर्वाइकल वेब्स हैं वो काज करवा रही हों, क्या वो नैरोइंग काज करवा रही हों, एज अ रिजल्ट पहले फर्स्ट प्लेस में डिस्टल ऑब्स्ट्रक्शन डेवलप हुई हो और उसके बाद फिर एंकर वर्टिकल डेवलप हुआ हो, मे बी ये एसोसिएशन हो, मुझे इसका कंफर्म नहीं है। डायग्नोसिस कैसे करते हैं, आप बेरियम स्वेलो करवा लो या एंडोस्कोपी करवा लो, तो उससे आपको आइडिया हो जाता है। अच्छा, ट्रीटमेंट कैसे करनी है, मैंने आपको क्या बताया था, जो पुलियन डायवर्टिकुला होते हैं उनको आपने एक्सरसाइज करना होता है, ऐसे ही बताया था ना। अच्छा, मिड सुपीरियर डायवर्टिकुला की बात करें तो इसमें क्या है कि ये ट्रैक्शनल डायवर्टिकुला होते हैं, इन्फ्लेमेशन की वजह से होते हैं, बेरियम स्टडी में पता चल जाएगा आपको, लेकिन ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं है। आखिरी आ गया अपने पास एपीफ्रेनिक डायवर्टिकुला। एपी मतलब अबव, फ्रेनिक मतलब डायफ्राम, डायफ्राम के ऊपर, इसको सुप्रा डायफ्रामेटिक डायवर्टिकुला भी कहते हैं। मतलब थोरेसिक इसोफेगस में जो डिस्टल 10 सेंटीमीटर मीटर है ना, या फिर यूं कह लो कि जो अपने पास क्या कहते हैं, डायफ्राम है, डायफ्राम के ऊपर वाली जो 4 इंच की इसोफेगस है, डायफ्राम से ऊपर वाली जो 4 इंच की इसोफेगस है, अगर इसमें डायवर्टिकुला डेवलप हो ना, पुलियन डायवर्टिकुला, तो उसे कहते हैं एपिफ्रेनिक डायवर्टिकुला, और ये पुलियन डायवर्टिकुला होते हैं, पुलियन डायवर्टिकुला होते हैं। उसमें आगे ऑब्स्ट्रक्शन कौन काज करवा रहा होगा, आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि मोस्ट प्रोबेबली डिस्टल इसोफेजियल ऑब्स्ट्रक्शन होगी, जिसमें लोअर इसोफेगस का होना वो कॉमन है, सही है। कोई मोटिलिटी डिसऑर्डर भी हो सकती है, व्हाट्स द काज, और प्रेजेंटेशन उसी तरह ही होगी, डिस्फेजिया होगा कि, और रिगर्जिटेशन होगी, बेरियम स्टडी करवाएंगे उसे पता चलेगा, और एट द एंड आपको एक्ससीएन करनी पड़ेगी, एक्ससीएन करनी पड़ेगी, और वो कहते हैं मायोटमी भी करनी पड़ेगी। मायोटमी क्या होती है यार, मायोटमी, हेलर मायोटमी मैं आपको बाद अगले आगे पढ़ाऊंगा एक्लेजिया के अंदर। उसमें ना हम पता है क्या करते हैं, सॉरी मतलब सिंपल मायोटमी, उसमें हम पता है क्या करते हैं, हम ना कुछ मसल्स काट देते हैं कि लेट्स सपोज अगर ये बंदा है, इसका ये लोअर इसोफेगस है और यहाँ पे ना एक किसी वजह से ज्यादा टेंशन डेवलप हुई हुई है, एक अभी हम पढ़ के आए थे गर्ड, गर्ड में हम कह रहे थे कि कम हुई हुई है, लोअर इसोफेगस से काम नहीं कर रहा, ऐसे ही है। अब आगे हम बीमारियां पढ़ेंगे जिसमें वो ज्यादा काम कर रहा है कि इतना टाइटन कर दिया कि खाना नहीं खाया जा रहा, खाना निकल ही नहीं रहा, आगे को जा ही नहीं रहा। उनमें से उन कंडीशन में हम क्या कर सकते हैं, एक प्रोसीजर होता है मायोटमी, कि आप इसका ना कुछ सर्कुलर लेयर्स जो होती है, मेजरली सर्कुलर लेयर्स स्फिंक्टर के तौर पे काम कर रही होती है ना, तो कुछ लेयर्स को काट देते हो मसल्स की, तो उसे मायोटमी, उसे रिलैक्सेशन मिलती है लोअर इसोफेगस स्फिंक्टर को। जबकि वही गर्ड में हम क्या कर रहे थे, हम उनको उसको एनहांस कर रहे थे, हम उल्टा फंडोप्लिकेशन कर रहे थे कि वो टाइटन हो। लेकिन बाज केसेस आएंगे जैसा कि एक्लेजिया, उसमें हम उसको रिलैक्स करवाने के लिए मायोटमी करेंगे। ठीक है, आगे हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। अगला आ गया एक्लेजिया। एक्लेजिया क्या है, एक्लेजिया है एक मोटिलिटी डिसऑर्डर ऑफ द इसोफेगस। इसोफेगस के दो तरह के डिसऑर्डर्स होते हैं, एक होता है ऑब्स्ट्रक्शनल, एक होते हैं मोटिलिटी। ऑब्स्ट्रक्शनल हो सकते हैं जिस तरह के मतलब किसी किस्म की ऑब्स्ट्रक्शन हो, कोई स्ट्रक्चर बन जाता है, वो एक ऑब्स्ट्रक्शनल मसला है ना। अब जिसमें मतलब उसमें भी डिस्फेजिया होगा, उसमें भी खुराक फंसेगी, लेकिन उसमें रीजन होगी कि ऑब्स्ट्रक्शन है। इसी तरह इसोफेजियल कैंसर हो जाए, वहाँ एक मास बन जाएगा, वो भी ऑब्स्ट्रक्शन काज करेगा, उसमें भी डिस्फेजिया होगा, लेकिन वो भी एक ऑब्स्ट्रक्शनल मसला है। ये डिस्पेजिया की आप कह लो, डिस्पेजिया के टाइप्स को आप इस तरह कैटेगराइज कर सकते हो। डिस्पेजिया, डिस्पेजिया मतलब डिस्पेजिया जहाँ हम डिस्कस नहीं किया अभी तक सही तरह से, क्या डिस्पेजिया यही होता है कि खाने में स्वेलिंग में मसला। अब हमने अभी तक आपको अंदाजा हो गया होगा वैसे इस बात का। इसमें ना आपके पास कई तरह हो सकता है। एक होता है ओरोफ्रेंजियल डिस्पेजिया, ओरोफ्रेंजियल जो ओरोफेरिंक्स पे कोई मसला आ रहा है। दूसरा होता है इसोफेजियल डिस्पेजिया कि इसोफिगस से नहीं गुजर रही, वहां फंस रही है। ओरोफ्रेंजियल ये है कि आपसे निगली नहीं जा रही खुराक, समहाउ आपके पट्टे कमजोर हो गए हैं, आपको किसी बंदे को स्ट्रोक हुआ था, उसके वाले पट्टे कमजोर हो गए हैं, तो वो निगल नहीं पा रहा, ये है ओरोफ्रेंजियल डिस्फेजिया, उसको निगलने में दुश्वारी है, स्वेलिंग में मुश्किल। दूसरा इसोफिजियल, इसोफिगस का मसला है। इसोफिगस में अब दो तरह के मसले हो सकते हैं जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ। एक होता है मोटिलिटी बेस्ड, कि मोटिलिटी बेस्ड मतलब आपको पता है पेरिस्टालसिस का बहुत मेजर रोल है कि वो फूड को पास करवाए। तो मोटिलिटी डिसऑर्डर में ये होता है कि या तो पेरिस्टालसिस सही से नहीं हो रही, या जैसा कि लोअर इसोफिजियल स्फिंक्टर है, आप कह लो कि उसका कोई इस तरह का उधर उधर के गैंग्लिया वगैरह मिसिंग है, सम जो भी रीजन है उसकी रिलैक्सेशन नहीं हो रही, कोई भी ऐसा मसला है, जिसमें एक्लेजिया में भी देखेंगे हम। तो एज अ रिजल्ट क्या होगा कि उसमें अपने पास मोटिलिटी डिसऑर्डर काउंट होगा। एक होगा मैकेनिकल, मैकेनिकल में ये होगा कि मास होगा, कोई ऑब्स्ट्रक्शन होगी, कोई स्ट्रक्चर होगा, कैंसर होगा।
या डायवर्टिकुला होगा एज अ रिजल्ट, या हर्निएशन होगी जहाँ हियाटल हर्निया पढ़ के आए थे, तो उन रीजन में कोई मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शन आ रही है। सही है। अच्छा, तो ये एक्लेजिया एक मोटिलिटी डिसऑर्डर है। मोटिलिटी डिसऑर्डर इस वजह से है कि इसके अंदर ना जो इसोफिगस का जो लोअर एंड होता है, आपको मैंने अभी बताया पेरिस्टालसिस का बड़ा अहम रोल है फूड को नीचे लेके जाने में। ऐसे ही है। तो अगर जो ये नीचे वाले यहाँ वाले कुछ इधर के न्यूरॉन्स होते हैं, गैंग्लिया होते हैं, लॉस ऑफ गैंग्लियोनिक सेल्स हो जाते हैं एयर बैक प्लेक्सिस में। एयर बैक प्लेक्सिस समझते हैं ना, मेंटालिक प्लेक्सिस जो होते हैं, जो कि ये पेरिस्टालसिस वगैरह करवाते हैं, या फिर तो वो उनका मसला आ जाता है। अब उसमें ये होगा कि जो लॉस ऑफ गैंग्लिया हो जाएगा एज अ रिजल्ट, खासतौर पे कौन से वाले हो जाएंगे जो इनहिबिटरी थे। इनहिबिटरी इस हवाले से जो रिलैक्सेशन काज करवा रहे थे। आपको पता है पेरिस्टालसिस में पीछे कॉन्ट्रैक्शन हो रही होती है फूड की, और आगे रिलैक्सेशन हो रही होती है, तो वो फूड पास करती है ना। तो जो आगे जिन्होंने रिलैक्सेशन करवानी होती है ना एक्लेजिया में, वो लॉस हो जाते हैं समहाउ। मोस्टली इडियोपैथिक काज होते हैं। बाज़ अगर कुछ इन्फेक्शन है जिस तरह के, जिसमें चैगेस डिसीज है जो कि ट्रैपेनोसोमा क्रूजी करवाते हैं, तो उसमें भी ये इनहिबिटरी न्यूरॉन्स लॉस हो जाते हैं। एज ए रिजल्ट क्या होता है कि जो लोअर इसोफिगस है, या फिर जो लोअर इसोफिगस स्फिंक्टर है, वो कंस्ट्रिक्टेड रहता है टाइटली। सही है। और उसमें से मतलब रिलैक्स नहीं करता, पेरिस्टालसिस सही से हो ही नहीं पाती। तो उसके नतीजे में क्या होगा कि पीछे प्रेशर डेवलप होगा और प्रोग्रेसिवली वो डायलेट करना शुरू कर देगा, जो पीछे वाला हिस्सा होता है। ऐसे ही है। अच्छा, अब इसमें अपने पास आ जाती है एक तो फाइंडिंग्स। एक्सरे पे आपको ना बर्ड बीक अपीयरेंस मिलती है। बर्ड बीक अपीयरेंस ये है, मतलब ये सारी इसोफेगस से जो डिलेट हुई है, और यहाँ देखो कितनी टाइट कंस्ट्रिक्शन आई हुई है। मतलब जो यहाँ वाली इसोफेगस है ना, वो कितना कंस्ट्रिक्टेड है कि उसके अंदर से बेरियम गुजर ही नहीं पा रहा। तो इसे कहते हैं बर्ड बीक अपीयरेंस। अगर आप इसको समझो तो ये बर्ड बीक अपीयरेंस है। सही है। तो ये बर्ड बीक अपीयरेंस है। ये पाई जाती है अपने पास इसके अंदर, लो इसोफेजियल स्फिंक्टर के इसके अंदर, एक्लेजिया के अंदर। अच्छा, इसके अंदर हम लोगों ने इसकी क्लिनिकल फीचर्स देखने क्या होगा। एक तो मिडिल एज होगी, मोर कॉमन मिडिल एज में होते हैं। दूसरा वही आपको डिस्फेजिया होगा, लगेगा खुराक फंसती जा रही है, और यही रिगर्ज भी कर सकती है ये। ठीक है। और ट्रैके में जाके एक्सप्रेशन भी कर सकते हैं। मतलब सिंपल वही फीचर्स हो सकते हैं। आपने बेरियम स्वेलर करवाया, उसको आपको बर्ड बी अपीयरेंस मिली, और ये करेक्टरिस्टिक है एक्लेजिया के लिए, मतलब डायग्नोस्टिक है। मैनोमेट्री कर सकते हैं। मैनोमेट्री जो है ना, ये गोल्ड स्टैंडर्ड है एक्लेजिया के लिए। मैनोमेट्री में अपने वही जिस तरह आप लोग करते हो ना, इम्पीडेंस करते हो, पीएच इम्पीडेंस करते हो, उसके लिए भी आप एक वायर सी डाल देते हो अंदर, है ना, नाक के थ्रू इसोफेगस के अंदर। इसी तरह मैनोमेट्री, मैनो मतलब प्रेशर, मैनोमेट्री प्रेशर की मेजरमेंट के लिए। तो ये भी इस तरह की ट्यूब होती है, इसमें प्रेशर सेंसर्स होते हैं, तो वो आप डाल देते हो, ये प्रेशर को सेंस करता है कि, और ये हमें बताता है कि लो इसोफेगस की कितनी ज्यादा टोन है। नॉर्मली जो इसका प्रेशर होता है ना, वो लोअर एसोफेगस का वो होता है तकरीबन 25 से 40 mmHg, ऑलमोस्ट अराउंड अबाउट इतना होता है। लेकिन इसमें यहाँ प्रेशर ज्यादा डेवलप होते हैं। सही है। तो इससे आपको मैनोमेट्री गोल्ड स्टैंडर्ड है, ये आपको बताती है। और आप एंडोस्कोपी भी कर सकते हो, वो आपको कोई स्ट्रिक्चर या कोई मेलिग्नेंसी वगैरह, मतलब कोई मैकेनिकल काज है, तो वो आपको रूल आउट करने पे हेल्पफुल हो सकती है। ट्रीटमेंट क्या करोगे? जो मोस्टली जो सबसे अच्छा तरीका अपने पास है, एंडोस्कोपिक बैलून डायलिटेशन। 75 to 85% पेशेंट्स इससे ठीक हो जाते हैं। है सिंपल ही कि आपने वही एंडोस्कोपी की, और वहां जाके ना बलून को ऐसे इंफ्लेट कर देते हो, बड़ा प्रेशर में एज ए वहां के मसल्स टेयर होते हैं, और वो आपके लिए रास्ता इजी हो जाता है। लेकिन इसमें यह है समटाइम्स आपको मल्टीपल टाइम करनी पड़ती है, लेकिन ये है अच्छा तरीका। उसके बाद अपने पास आती है, अगर ये ठीक ना हो, लेट्स सपोज एंडोस्कोपिक बलून डायलिटेशन, तो आप हेलर मायोटोमी कर सकते हो। ये है ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस। सही है। वैसे तो मतलब ये भी अच्छी है, लेकिन ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस हमारे पास हेलर मायोटोमी है। इसमें हम क्या करते हैं कि उसी तरह आप लोअर एसोफेगस जो है ना, उसके कुछ जो प्रेशर वाला एरिया, उसके कुछ सर्कुलर मसल्स को काट देते हो। सही है। ये लैप्रोस्कोपिकली भी कर सकते हो, ओपन भी कर सकते हो, और इसमें बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स है। 95% से ज़्यादा पेशेंट्स ठीक हो जाते हैं। लेकिन इसमें कॉम्प्लिकेशन है। कौन सी? वो गट कि आपने ज़्यादा ही अगर काट दी है सर्कुलर मसल्स, तो वो लूज हो जाएगा।
एज रिजल्ट GERD होना शुरू हो जाएगा। फिर उसके इससे बचाने के लिए आप साथ में ना पार्शियल फंडोप्लिकेशन भी करते हो कि हेलर मायोटमी की साथ में पार्शियल फंडोप्लिकेशन भी कर दी। मे बी इसे ना मॉडिफाइड हेलर मायोटमी कहते हैं, इसके बारे में मुझे कंफर्म नहीं है, लेकिन एक होती है मॉडिफाइड हेलर मायोटमी, आपने सर्च कर लेना है। अच्छा, एक तरीका कि आप बोटुलिनम टॉक्सिन लगा दो, तो उसकी वजह से रिलैक्स तो कर जाएगा, लेकिन ये कुछ ही अरसे के लिए करता है, फिर कुछ महीनों बाद आपको दोबारा ये करवाना पड़ता है, परमानेंट तरीका नहीं है। मेडिकल ट्रीटमेंट में अगर आपको याद हो, मैंने आपको ना शुरू में बताया था GERD में कि नाइट्रेट्स और कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स जो है ना, वो लोअर एसोफेगस स्फिंक्टर की टोन को कम करते हैं। उसके अलावा मैंने एस्ट्रोजन का भी बताया था कि वो भी कम करती है। अभी जो है ना, ये कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स और नाइट्रेट्स ये GERD करवा रहे थे उन पेशेंट्स में, और इसमें हम एज अ ट्रीटमेंट भी इस्तेमाल कर सकते हैं जिनमें टोन ज्यादा हो। ठीक है, तो अपने पास आ गया स्यूडो एक्लेजिया। स्यूडो एक्लेजिया क्या होता है कि इसमें ना सारा ही एक्लेजिया वाले फीचर्स होते हैं। आप मतलब क्लिनिकली आप देखोगे, आपने उसकी रेडियोलॉजिकल देखोगे, मैनोमेट्री चेक करोगे, सारे एक्लेजिया वाले फीचर्स होते हैं। सही है, लेकिन इसमें ये होता है कि कोई सेकेंडरी अंडरलाइंग काज होता है, मतलब एक एक्चुअली, ठीक है, उसमें कोई अंडरलाइंग काज छुपा होता है जो कि हम लोगों को मिल नहीं रहा होता, तो वो एडेनोकार्सिनोमा हो सकता है। मोस्ट ओपन केसेस में ना वो कैंसर होता है, और मे बी वो आउटसाइड द इसोफेगस भी हो, के वहां से प्रेशर अप्लाई कर रहा हो, लेकिन आपने मैनोमेट्री की तो उसमें तो आपको वो सही नजर आया। आपने उसी तरह आपने रेडियोग्राफी बेरियम वाला करवाया, उसमें आपको बेरियम वीक बर्ड वीक नहीं, तो मतलब वो इसलिए इसे कहते हैं स्यूडो एक्लेसिया। अच्छा, अगला अपने पास आ गया डिफ्यूज इसोफेजियल स्पाज्म। अब नॉर्मली तो आपको पता है कि एक मसल ट्यूब है जो इसोफेगस है, और उसमें पेरिस्टालसिस होती है, कॉन्ट्रैक्शंस वगैरह होती है, लेकिन अगर सारी इसोफेगस एट अ टाइम कॉन्ट्रैक्ट कर जाए, इनकोऑर्डिनेटेड कॉन्ट्रैक्शन हो पूरी इसोफेगस की, और उसमें वो देखो, मैंने आपको बताया था कि जो जो स्फिंक्टर है ना, लो इसोफेगस स्फिंक्टर, उसका प्रेशर मैंने आपको बताया था कि 40 तक होता है तकरीबन, मैक्स 25 से 40 तक होता है, लेकिन वो कहते हैं टोटल इसोफेगस में 400 से 500 mm तक प्रेशर चला जाता है। और बेरियम स्वेलो में कॉक्स सिक्रियो पेरेंस आती है। कॉक्स सिक्रियो पेरेंस क्या होती है कि इस तरह की पेन होती है, मतलब पूरा वो एकदम कॉन्ट्रैक्ट करी ना पूरी इसोफेगस की मसल्स, एज इस तरह की पेरेंस आती है, तो ये बड़ा पेनफुल होता है। और अक्सर ना ये जो हार्ट अटैक होता है ना, उसको मिमिक करते हैं। तो मतलब एक बंदा आएगा, वो छाती उसने हाथ से पकड़ा होगा, और बड़ी कह बड़ी दर्द हो रही है, और इस तरह, तो बड़े मिमिक करते हैं। इवन कि अगर आप नाइट्रेट्स जिस तरह के हम देते हैं, नाइट्रेट्स जो है ना, सब लिंगुअल नाइट्रेट्स जो आप हार्ट फेलियर में देते हो, वो क्या करते हैं समटाइम्स उसको रिलीफ, मतलब वो उसको रिलीफ भी कर देते हैं। समटाइम्स क्या वो उसको रिलीफ कर देते हैं, क्योंकि ये होते हैं स्मूथ मसल रिलैक्सेंट्स, आपको आइडिया हो गई। तो ये वैसे इसको डायलेट भी करते हैं और स्मूथ मसल्स को रिलैक्स करवाते हैं, तो आपका वो भी ठीक हो जाता है। मतलब सोचो, एक टिपिकल बंदा है, और एक टिपिकल केस आपको लगेगा कि चेस्ट पेन है बड़ी शदीद, आपने सब लिंगुअल नाइट्रेट रखवा दिए, उसका ठीक भी हो गया, आपने कहा भाई इसको तो है ही, इसको भाई आप कह लो कि एंजाइना था, या आप कह दोगे ये एंजाइना में नाइट्रेट से रिलीफ हो जाते हैं, आप तो ये कहोगे। लेकिन जब आप मे बी आप उसको उसके लिए आप उसको टेस्ट भी कराना शुरू कर दो, कोरोनरी एंजियोग्राफी तक बात चली जाए, लेकिन ईसीजी वगैरह करवाओगे वो ठीक आएगी, कोरोनरी एंजियोग्राफी ठीक आएगी। तो समटाइम्स इतना भी मिमिक करता है ये चीज। ठीक है, इसकी ट्रीटमेंट क्या है? एक्सटेंडेड इसोफेजियल मायोटमी, कोई कुछ ट्रीटमेंट नहीं है, वही जो हेलर मायोटमी है ना, उसमें आपने क्या किया था, आपने लेट्स सपोज ये एक मिनट, ये अपने पास, हाँ ये अपने पास कुछ है, इसमें आपने ना कुछ यहाँ से थोड़े से सर्कुलर मसल्स काट दिए थे। एक्सटेंडेड इसोफेजियल मायोटमी में ये है कि थोड़ा ज़्यादा लेंथ तक काट देते हैं मसल्स, बस ये है, सर्कुलर मसल्स को ना थोड़ा ज़्यादा लेंथ तक काट देते हैं, तो ये है। अच्छा, इसमें क्या है, एक है नट क्रैकर इसोफिगस। ये कंडीशन है कि जिसमें पेरिस्टाल्टिक प्रेशर जो होता है ना, अगर वो 180 mmHg से ज़्यादा हो इसोफिगस में, तो उसे कहते हैं नट क्रैकर इसोफिगस। नट क्रैकर आपको पता ही है कि वो एक वो होता है अपने पास, इक्विपमेंट होता है जिससे आप अखरोट वगैरह ना तोड़ सकते हो, उसकी शेल को तोड़ सकते हो, तो नट क्रैकर। तो इतनी पावरफुल है इसोफेगस की, इतनी ज़्यादा प्रेशर है कि ये नट क्रैकर है। और दूसरा हाइपरटेंसिव लोअर एसोफेजियल स्फिंक्टर, ये तब कहेंगे कि नॉर्मली मैं आपको बताया था कि 10 से 25, बल्कि मैं ज़्यादा बता रहा था, ये होती है 10 से 25 mmHg लोअर एसोफेजियल स्फिंक्टर प्रेशर, लेकिन अगर ये 45 mmHg से ज़्यादा हो जाए, तब उसे कहते हैं हाइपरटेंसिव लोअर एसोफेजियल स्फिंक्टर। सही है, और ये भी उसी तरह चेस्ट पेन और डिस्फेजिया के साथ प्रेजेंट कर सकते हैं, और करनी आपने मायोटमी ही है इसमें भी।
इसोफिजियल परफोरेशन आ गई अपने पास। अब ये क्या होती है, नाम से जाहिर है कि इसोफिगस जो है वो परफोरेट कर जाती है, लेकिन ये बड़ी ही हाईली मोर्बिड कंडीशन है और बहुत ज़्यादा इसमें मोर्टेलिटी की एसोसिएशन है इसके साथ। क्या इसकी काजेज हो सकती हैं? मोस्ट कॉमन काज है कि मेडिकल इंस्ट्रूमेंटेशन। लेट्स सपोज आप एंडोस्कोपी कर रहे थे, तो उससे आपने उसको पंक्चर कर दिया, या आप कुछ और इस तरह प्रोसीजर कर रहे थे तो उसमें आपने पंक्चर कर दिया। मे बी कोई लेट्स सपोज कि फ्राइएबल उसकी थी, हमें नहीं आइडिया था कि उसकी इसोफिगस बड़ी वीक हुई थी। जिस तरह क्रोसिव इंजरी होती है ना, जब इसोफिगस के ऊपर तेजाब पी के आया हो या कोई ऐसा कुछ सीन हो, बेस पी के आया हो, तो उसमें ये होता है कि विद इन तकरीबन 12 to 24 आवर्स तो आप एनजी कर सकते, बल्कि नहीं, इसमें एनजी आपने अवॉइड करनी होती है, बिल्कुल ये अवॉइड करनी होती है। ठीक है, वैसे ये कि आप एंडोस्कोपी कर सकते हो 12 से 24 घंटों के अंदर अंदर। उसमें ये होता है कि आपकी अभी इतनी ज़्यादा इन्फ्लेमेशन नहीं हुई होती, लेकिन उसके बाद आप एंडोस्कोपी भी नहीं करते। ठीक है, तो लेट्स सपोज कोई बंदा कर देता है, एनजी डाल देता है, कि कुछ पता नहीं होता, तो उससे वो परफेक्शन हो जाती है इस फिगर्स की, तो वह है मेडिकल इंस्ट्रूमेंटेशन, मतलब एट्रोजेनिक काज है। और उसके बाद सेकंड मोस्ट कॉमन काज है पोस्ट इमेटिक वोर हैव सिंड्रोम। इसे कहते हैं कि बंदे को बहुत एक्सेसिव वॉमिटिंग हो ना, अगर एक्सेसिव वॉमिटिंग की वजह से भी वो इतना प्रेशर समटाइम्स डेवलप हो जाता है कि इसोफिगस रप्चर भी कर सकती है, परफोरेट कर सकती है। क्लिनिकल फीचर्स क्या होंगे? रेट्रोस्टेनल चेस्ट पेन होगी, अगर लंग्स भी इफेक्ट होंगे, प्लूरल कैविटी, क्योंकि जो ये इसोफिगस है, इसोफिगस ये खड़ी है और यहाँ ये जब रप्चर होगी ना, तो ये प्लूरल कैविटी के अंदर जाएगा सारा कंटेंट। एज ए रिजल्ट उस बंदे को डिस्पनिया होगा, कफ होगा। सही है, मेडियास्टिनाइटिस भी हो सकता है, सबक्यूटेनियस एम्फाइसमा हो सकता है। अब जो मीडियास्टिनाइटिस होगा उसमें सेप्सिस होगी, और अगर वही जो इसोफिगस है वो अपने पास लोअर एंड पे थी, जो एब्डोमिनल इसोफिगस थी, अगर वो रप्चर किया है तो पेरिटोनाइटिस हो सकता है। तो ये सारे फीचर्स हो सकते हैं और बड़ी सीरियस कंडीशन होती है, पेशेंट बड़ा सिक होता है। इन्वेस्टिगेशन आपने क्या करवानी है? इन्वेस्टिगेशन सबसे पहले वही एक्सरे वगैरह करवाओगे, पीएबी हो, लेटरल व्यू करवा लोगे एक्सरे का। उसमें आपको क्या क्या मिल सकता है? आपको फेफड़ों मतलब प्लूरल कैविटी में पानी मिल सकता है, प्लूरल कैविटी में हवा और पानी मिल सकता है, सिर्फ हवा मिल सकती है, मेडिनेस्ट्रम में हवा मिल सकती है, सब कुछ स्किन के नीचे आपको हवा मिल सकती है, और सब डायफ्रामेटिक एयर मिल सकती है अगर इसोफिगस एब्डोमिनल इसोफिगस परफेक्ट हुई है। अब जो आपके पास इस सिनेरियो में ना इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस है, वो होती है गैस्ट्रोग्राफिन के साथ ना आप कंट्रास्ट स्टडी कराते हो, कि उसको वो देते हो और वो फिर लीक कर रही होती है गैस्ट्रोग्राफिन। उससे आपको आइडिया हो जाता है कि ये अ, है अपने पास मसला। और इसकी जो, अगर आप गोल्ड स्टैंडर्ड पूछना मेरे से, तो गोल्ड स्टैंडर्ड ये है कि आप उसको कोई कंट्रास्ट दो, साथ में सीटी स्कैन करवाओ, मतलब कंट्रास्ट सीटी आप करवाओ, तो ओरल कंट्रास्ट के साथ सीटी करवाओ, तो ये अपने पास गोल्ड स्टैंडर्ड है। ट्रीटमेंट आपने क्या करनी है यार? ट्रीटमेंट इसकी ना, अव्वल तो मोर्टेलिटी रिस्क बहुत ज़्यादा होता है। अगर आप 24, इसका ये कि टाइम इज़ द की, जिस तरह हार्ट फेलियर में होता है ना, हार्ट अटैक में होता है, विदिन 24 आवर्स अगर आप उसको मैनेज कर लेते हो सही से, तो तब 10 to 25% रिस्क है मोर्टेलिटी का। अगर आप 2 दिनों से ज़्यादा लेट ले जाते हो, तो फिर 40 से 60% रिस्क है मोर्टेलिटी का, मतलब इतना ज़्यादा फैटल है। करना क्या होता है आपने? आपने एडमिशन किया उसको सबसे पहले आईसीयू के अंदर, ये आईसीयू में मैनेज होगा। उसके ओरल इनटेक बंद करवा देना है, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक स्टार्ट करवा देनी है इन्फेक्शन से बचाने के लिए, आईवी ड्रग्स देने हैं, पेन के लिए नार्कोटिक्स देने हैं। ठीक है, ये इसकी है, इसकी फिलहाल जो बेसिक मैनेजमेंट है। अब आपने आगे प्लान करना है कि आपने कंजर्वेटिवली चलना है या सर्जिकली चलना है। कंजर्वेटिवली आप कब चलते हो, सर्जिकली कब चलते हो, उसके लिए उसने कुछ इधर हमें ऑप्शंस दी हैं। देखो, नॉन ऑपरेटिवली आपने कब जाना है? कब जाओगे? जब बंदा बिल्कुल स्टेबल है, इतना ज़्यादा मसला नहीं है, कोई आपको किसी किस्म की कोई मेलिग्नेंसी, ऑब्स्ट्रक्शन या स्ट्रक्चर ऐसा काज नहीं है परफोरेशन का। ठीक है, मोस्टली इलेक्ट्रो आयोट्रोजेनिक परफोरेशन हुई है। आपने एंडोस्कोपी करनी थी, उसमें परफोरेशन हुई है, और परफोरेशन भी माइल्ड सी है, इतना स्पेयर केस नहीं है। और अगर आयोट्रोजेनिक, मोस्टली जब आप एंडोस्कोपी करते हो तो उससे पहले आप पेशेंट को प्रिपेयर करते हो, तो पेशेंट पहले प्रिपेयर्ड था, उसको लेट्स सपोज एंटीबायोटिक वगैरह लग चुकी थी, या फिर उसने भी खाना खुना नहीं खाया था, तो उसमें इतना स्पिलेज नहीं था। ऐसे ही है, मैदा भी खाली था, तो उसमें ये था कि वो इतना स्पिलेज नहीं हुआ पूरी कैविटी में, सेप्सिस भी इतनी ज़्यादा नहीं हुई, प्रेगनेंसी वगैरह तो थी नहीं, आप काज ही हाइड्रोजेनिक था। इसी तरह सिम्टम्स भी मिनिमल थे। ठीक है, और जो परफेक्शन थी वो सिर्फ मेडिनेस्ट्रम तक की थी। तो ऐसे केस में आप कंजर्वेटिवली मैनेज कर सकते हो, उसे एनपीओ रखो, हील होने का टाइम दो, तो इस तरीके से आप चल सकते हो।
लेकिन अगर ऑपरेटिवली आप कब करोगे कि वो बोरहैप सिंड्रोम की वजह से अगर हुई है, तो बोरहैप सिंड्रोम में तो पहले ही उल्टियाँ आ रही थी, और जब उल्टी की वजह से परफोरेशन होगी तो सारी उल्टी कहाँ जाएगी? सारी उल्टी तो जाएगी उधर ही प्लूरा में, और इस केस में तो पेशेंट स्टेबल रह नहीं सकता। तो पेशेंट इनस्टेबल होगा, इंट्राअब्डोमिनल परफोरेशन में पेरिटोनाइटिस है तब भी आपको पेट खोलना पड़ेगा। इसी तरह मेडिएशनल से बाहर चली गई बात, या फिर और कहा जाए तो ये कुछ बेसिक सिस्टम बता दी। अब करना क्या है? अब अपने पास आ गया, ठीक है, आपने प्लान कर लिया कि भाई मैंने करना है, इंडिविजुअल प्रोफेशन का पेशेंट है और बोर हेयर सिंड्रोम के साथ आया है और मैंने इसका करना है ऑपरेशन, ठीक है? तो उसमें भी आपने देखना होता है कि टाइम फ्रेम वाली बात है। या देखो, अगर तो वो 4 से 6 घंटों के दरमियान आपने कर लिए, उसे ऑपरेशन कर सकते हो, तो उसमें ये है कि आप प्राइमरी रिपेयर भी कर सकते हो। उसमें इतनी इन्फ्लेमेशन नहीं होगी, आप प्राइमरी रिपेयर कर दोगे, बचत हो जाएगी। लेकिन लेट्स सपोज कि वो 1 दिन के बाद आप पेशेंट को डील कर रहे हो। अब ऐसे में ना जो अपने पास इसोफिगस है, वो इतनी इन्फ्लेमेशन हो चुकी है कि अगर आप सुचरिंग करोगे ना, तो सुचर वो काटना शुरू कर देंगे आपकी इसोफिगस को। तो ऐसे में बेहतर होता है कि आप डिस्टल जो एंड है उसको बंद कर दो, मतलब जो लेट्स सपोज यहाँ पर पेशेंट है ना, तो यहाँ से आप काटते हो, डिस्टल जो एंड होता है ना उसको आप कर देते हो बंद, और जो प्रोक्सिमल एंड है ना उसको बाहर निकाल लेते हो, ठीक है, नेक के थ्रू डिस्टल को बंद कर देते हो, और फिर फीडिंग जिजोनोस्टोमी कर सकते हो, मतलब जेजुनम के अंदर ना अपनी फीडिंग ट्यूब डाल के वहां से आप फीड करवा सकते हो बंदे को, जब तक रिपेयर मतलब ठीक नहीं होता उसकी, इतनी कंडीशन नहीं आती कि आप इसोफिजिस को रिपेयर कर सको। ये आप पति का कर सकते हैं। और अगर बहुत ज्यादा नेक्रोसिस हुई हो इसोफिजिस की, लेट्स सपोज मैलिग्नेंसी थी वहाँ, और वो उसकी वजह से वो काफी सा एरिया इन्वॉल्व था और उसकी वजह से उसने किया है, तो आपको एसोफिजेक्टमी भी कर सकते हो आप, डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन ना। और अगर पेरिटोनाइटिस है तो आपने तो अपने मिड लाइन ओपन करना है, आपको पता है वो सारा प्रोसेस क्या होता है। अभी के लिए इतना ही करते हैं।